G-Files, Big Debate. नमस्कार दोस्तों, आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती है। दिन भर आपने सोशल मीडिया पे, मीडिया साइट्स पे बहुत सारे चीज़ें कंज्यूम की होंगी, देखी होंगी, और आज हम आपकी मुलाकात नेहरू के तमाम सारे व्यक्तित्व पर, उनके जीवन के आयाम पर, उनकी राजनीति पर, उनकी फिलॉसफी पर हम बात करेंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, यूपीएससी के मेंबर रहे हैं, और दशकों का लेखन और दर्जनों किताबें, लेख, और नेहरू पर अभी डॉक्टर साहब की किताब आई 3 साल पहले लगभग, कि हु इज़ भारत माता, और इसका हिंदी संस्करण भी है। और इस किताब को अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो लीजिए और उसको पढ़िए। और डॉक्टर साहब, यहीं से बात शुरू करते हैं कि हु इज भारत माता। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी अगर हम पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर ही वही है कि भारत माता कौन है, क्योंकि भारत माता को लेकर बहुत विमर्श है, बहुत तरीके के नए नए डिबेट हैं, नारे हैं। तो और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि नेहरू आज कितने प्रासंगिक हैं। तो एक उनके जीवन के तमाम आयाम पे हम लोग, उनके रिश्ते क्या थे अपने समकालीन हस्तियों से, वो प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे थे, वो इतिहासकार थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, यानी पूरा 360 डिग्री जीवन उनका था, एडवेंचरस भी थे। तो शुरुआत वहीं से करते हैं डॉक्टर साहब कि ये भारत माता कौन है, जो आपने लिखा, और किताब का टाइटल भी ये दिया। जी प्रशांत जी, पहले तो आपका धन्यवाद इस बातचीत में मुझे निमंत्रित करने के लिए। दूसरी बात ये कि हु इज भारत माता, ये जो मेरी पुस्तक का शीर्षक है, ये जैसा आपने संकेत किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एक चैप्टर से ही लिया गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल जी ने 1945 में लिखी थी और 1945 में प्रकाशित हुई थी। 1942 से 45 के बीच लिखी गई थी, अहमदनगर जेल में रहते हुए। और उसमें उन्होंने ये जो चैप्टर है, उसमें संदर्भ ये है कि उन्होंने याद किया है कि जब भी हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कहीं जाते हैं, कांग्रेस का आयोजन होता है, तो नारे लगते हैं, कौन? भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि जिस भारत माता की हम जय चाहते हैं वो कौन है, किस भारत माता की हम जय चाहते हैं। वो जनता से पूछते थे कि आप भारत माता से क्या समझते हैं, और फिर वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करते थे कि असल में इस देश के निवासी, इस देश का आम आदमी, इस देश के गरीब गुरबा, उत्पीड़ित, दलित, यही है सच्ची भारत माता, यही है असली भारत माता। इसलिए भारत माता की जय का नारा सार्थक तभी होगा जब इन लोगों को अपने जीवन में जय प्राप्त होगी। यानी नेहरू इस नारे को, भारत माता की धारणा तो खैर पुरानी धारणा है, लेकिन इस पुरानी धारणा को एक बहुत स्पष्ट रूप से सामाजिक अर्थ देते हैं, और भारत माता यानी भारत के रहने वाले लोग, उनकी जय यानी भारत माता की जय। तो इसीलिए जब मैं ये पुस्तक तैयार करने बैठा, जो कि असल में जो नेहरू की भारत संकल्पना थी, आइडिया ऑफ इंडिया था, भारतीय संस्कृति और इतिहास और धर्म के बारे में नेहरू के जो विचार थे, मैंने सोचा कि इनका एक संकलन तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में, नेहरू के बारे में इन जनरल, और खास करके एक बड़ा कुप्रचार ये किया गया है नेहरू के बारे में कि नेहरू तो साहब भारतीय जीवन और संस्कृति की जड़ों से कटे हुए थे। वो तो विलायती आदमी थे, साहब आदमी थे, उनका भारतीय सोच, विचार, धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा से कोई खास लेना देना नहीं था। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। नेहरू भारतीय संस्कृति और जीवन से बहुत गहरे में जुड़े थे, और उन्होंने सचमुच भारत की अपने लिए खोज की थी
ये समझने की कोशिश की थी कि भारत जब हम कहते हैं, भारत माता जब हम कहते हैं, तो हमारा मतलब क्या है। तो उन सब चीज़ों के कुछ अंश, कुछ उनके भाषणों के, लेखों के अंश इकट्ठे किए मैंने, और उनके बारे में जो लोगों ने कहा वो इकट्ठा किया, उनके समकालीन, उनके बाद के लोग, राजनीतिक लोग, लेखक, अर्थशास्त्री, विचारक, और फिर इसके साथ ही मैंने एक लंबी भूमिका इस पुस्तक की लिखी। ये पुस्तक अंग्रेजी में छपी 2019 में स्पीकिंग टाइगर से, और फिर 2021 में इसका हिंदी अनुवाद आया, और इस हिंदी अनुवाद के लिए मैंने अलग से एक और भूमिका लिखी। तो इस तरह अगर हिंदी में पढ़ेंगे आप तो उसमें 2 भूमिकाएं हैं, एक हिंदी की अपनी और एक अंग्रेजी संस्करण की भूमिका का अनुवाद, और बाकी उसमें नेहरू के अपने विचार हैं और नेहरू के बारे में लोगों के विचार हैं। तो ये भारत माता कौन है, भारत माता पुस्तक जो है उसका संदर्भ ये है। अब जो बात मैं कह रहा था, जैसे एक प्रचार कर दिया गया, एक वाक्य नेहरू पर चिपका दिया गया और बहुत दिनों तक वो चलता रहा, उसका कोई प्रतिवाद नहीं हुआ कि साहब नेहरू तो कहते थे कि बाय कल्चर आई एम अ मुस्लिम, बाय एजुकेशन आई एम अ इंग्लिश मैन, आई एम हिंदू मियरली बाय एक्सीडेंट। नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ये सौभाग्य से पिछले दिनों तक बीजेपी की, मोदी जी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे, जी जी। वो अपनी लिखी नेहरू की जीवनी में दिखा चुके हैं कि ये वाक्य एक हिंदू महासभाई नेता का है, जो उन्होंने नेहरू के बारे में कहा था कि वो तो ऐसे हैं, और उसको नेहरू का वाक्य बनाकर चला दिया गया। नेहरू किसी भी धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की अवहेलनापूर्ण बात कर ही नहीं सकते थे। इस तरह का डिस्कार्ड करने का रवैया नेहरू का बिल्कुल था ही नहीं। उनकी अपनी समझ थी धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और बहुत गहरी समझ थी, बहुत न्यूआंस्ड समझ थी। असल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही उन्होंने लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में मेरी दिलचस्पी नहीं है, और रिलीजन के नाम पर जो सुपरस्टिशंस चलते हैं, अंधविश्वास चलते हैं, उनके बारे में तो वो बहुत ही क्रिटिकल थे। लेकिन उन्होंने लिखा है कि धर्म का इतिहास में एक पॉजिटिव रोल भी रहा है। धर्म ने, धार्मिक सोच ने बहुत महत्वपूर्ण लोग हमें दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण नैतिक विचार हमें दिए हैं। और जहाँ तक मेरा अपना यानी जवाहरलाल जी का सवाल है, मैं अपने आप को अद्वैत के निकट महसूस करता हूँ, पैंथेइस्टिक वर्ल्ड व्यू के निकट। पैंथेइस्टिक हम जानते हैं सर्वात्मवाद, जी ये मानना कि सारे संसार में ब्रह्म व्याप्त है, इसके निकट अनुभव करता हूँ। लेकिन धर्म के फॉर्मल और संगठित रूप में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि आई फील एट ईज विद पैंथेस्टिक एटमॉस्फियर ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड ग्रीस, एंड आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अद्वैत फिलॉसफी, मोनिज्म ऑफ अद्वैत फिलॉसफी। ये नेहरू ने खुद लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुरुषोत्तम जी, आज जिस चौराहे पे हम हैं, केवल भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं जी, तो 21st सेंचुरी की जो लोकशाही, लोकतंत्र की डिमांड है, जो मॉडर्न समाज की डिमांड है, आप देखिए कि जो मॉडर्न नेता हैं वो उस डिमांड पे खरे नहीं उतर रहे, वो पीछे ले जा रहे हैं। और नेहरू की जो व्यक्तित्व था, नेहरू की जो विजन था, वो आज 21st सेंचुरी के भारत ही नहीं पूरी दुनिया को, जो जैसे मान लीजिए कि अब उनको बहुत आलोचना होती है उनकी मिक्स इकोनॉमी को लेके। आपका ही एक पुराना मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो मिक्स इकोनॉमी को लेके बहुत चिंता होती है, लेकिन आप देखिए कि आज जिसको जिसको रेवड़ी बांटना कहा जा रहा है वो क्या है? देखिए ऐसा है प्रशांत जी, स्टेट का सपोर्ट है। मैं आपसे निवेदन करूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर, और असल में जिसको कहते हैं कि स्टेट इंटरवेंशन, वेलफेयर स्टेट, पिछले 20-25 साल में एक ऐसा कॉमन सेंस बनाया गया है, जिसे आप नियो लिबरल कॉमन सेंस कह सकते हैं, जिसकी मूल मान्यता यह है कि स्टेट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। दूसरी मूल मान्यता यह है कि देयर शुड बी नथिंग फ्री। ये जो वेलफेयरिज्म है या स्टेट का इंटरवेंशन है इकोनॉमी या इसमें, मैं 2 बातें कहूँगा आपके प्रबुद्ध दर्शकों के लिए। एक पुस्तक आई थी 1991 या 92 में, द एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा की,
और उसमें उनकी स्थापना ये थी कि अब इतिहास अपने अंत पर पहुंच चुका है। सारी दुनिया को अमेरिकन मॉडल की लिबरल डेमोक्रेसी की ओर बढ़ना है। अमेरिका वहाँ पहुंच चुका है और बाकी लोग धीरे-धीरे वहाँ पहुंचेंगे। सोशल एज में अल्टरनेटिव डेमोक्रेसी या सोशलिस्ट डेमोक्रेसी ये सब बेकार की बातें हैं। लिबरल डेमोक्रेसी अमेरिकन मॉडल की वही इतिहास का लक्ष्य है और वहाँ हम पहुंच चुके हैं। उन्हीं फ्रांसिस फुकुयामा की 2017 में एक किताब आई है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में। मैंने अपनी पुस्तक में भी उसका जिक्र किया है, उसका उल्लेख किया है। उस किताब के सिलसिले में एक इंटरव्यू दिया फ्रांसिस फुकुयामा ने और उसमें उन्होंने कहा कि रीगन और थैचर की इकोनॉमिक्स ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने दुनिया का बहुत नुकसान किया है और अगर सोशलिज्म का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है तो सोशलिज्म विल हैव टू कम बैक, इट मस्ट कम बैक। समाजवाद का मतलब अगर वितरण परक न्याय हो तो समाजवाद को वापस आना ही चाहिए। यह वह फ्रांसिस फुकुयामा 2017 में कह रहे हैं जो 1991 में लिबरल कैपिटलिज्म को इतिहास का अंत बता चुके थे। एक बात। दूसरी, जब 2020 में कोरोना का प्रकोप हुआ तो अमेरिका की व्यवस्था की जो वास्तविकता उजागर हुई वो दिल हिला देने वाली है। पूरे अमेरिका में आप कल्पना कर सकते हैं प्रशांत जी कि अमेरिका जैसे संपन्न और दुनिया की निगाहों में एक सपनों का जो देश माना जाता है, उस अमेरिका में कोरोना जैसी महामारी से लाखों लोग मारे गए और अमेरिकन सरकार ने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने छुपाया नहीं। गनीमत यह है क्योंकि और हेल्थ सेक्टर में स्टेट इंटरवेंशन नहीं था। नहीं, इसलिए उसी पर आ रहा हूं क्योंकि अमेरिका में हेल्थ जो है आपका अधिकार नहीं है। अमेरिका में हेल्थ एक कमोडिटी है जो आप इंश्योरेंस कंपनियों की मदद से खरीदते हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री का जो नेक्सस है उस पर एक किताब 2017 में लिखी गई थी, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, एलिजाबेथ रोजेंथल की। और उस किताब का शीर्षक ही, एलिजाबेथ रोजेंथल खुद मेडिकल साइंस में हार्वर्ड से पीएचडी हैं और अमेरिका के कई लीडिंग अस्पतालों में काम कर चुकी है। उनकी किताब का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, एन अमेरिकन सिकनेस, अमेरिकन बीमारी। और उसमें उन्होंने बहुत फोर्सफुली आर्ग्यू किया है कि हेल्थ सर्विस यूरोप की तरह, जैसे यूरोप में है अभी भी सौभाग्य से, एक हद तक, बहुत बड़ी हद तक सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अमेरिका में नहीं थी और नतीजा ये हुआ कि न्यूयॉर्क में लाखों लोग मरे, सारे अमेरिका में बहुत सारे लोग मरे। अब आप इसकी कल्पना कीजिए कि यही चीज हमारे यहाँ भी लाई जा रही है या लाई गई है, जिसको बहुत प्रचारित किया गया, आयुष्मान योजना और ये योजना वो योजना। वो बेसिकली यही है कि आप इलाज कराइए, इतने लाख रुपए तक की मदद आपको सरकार दे देगी, उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन इलाज बजाते खुद बेहद महंगा होगा। अस्पताल जो हैं वो अब जन सेवा के लिए नहीं बल्कि धंधे के लिए खोले जाते हैं। हेल्थ को एक इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाता है। ये एक मिसाल है। यही स्थिति, ठीक यही स्थिति एजुकेशन की। अगर आपको बेहतरीन शिक्षा चाहिए तो आप लाखों रुपए अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करने को तैयार रहिए तो संभव होगा, वरना नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही स्थिति नेहरू सरकार ने की होती तो आज आईआईटी से पढ़कर जो लोग निकले हैं और सिलिकॉन वैली में जलवा कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि अमेरिका में जेलें तक प्राइवेट है। जेलें तक में प्राइवेट इंडस्ट्री चलाती है। भारत में भी ऐसी बातचीत शुरू हो गई है कि अब जेल भी प्राइवेटाइज की जानी चाहिए। उन जेलों को चलाने के लिए सरकार पैसा देती है और वो अंधाधुंध पैसा दिया जाता है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए पैसा नहीं दिया जाता। उसके लिए या तो आप स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, आपको लोन लेना पड़ता है। और अमेरिका में स्टूडेंट लोन का चक्र किस तरह चलता है, इसके वास्तविक किस्से और इस पर कहानियां और उपन्यास और फिल्में इफरात में उपलब्ध है। बिल्कुल, जब चुनाव आते हैं वहां तो ये सब बातें सामने आती हैं। और जो आपने कहा रेवड़ी, रेवड़ी जिसको आप कहते हैं और तिरस्कार के साथ कहते हैं, एक तो बात ये कि खुद आप भी वही करते हैं जब चुनाव आते हैं तो। जब आप इस बात को गर्व, देखिए ये किसी एक सरकार की बात नहीं है प्रशांत जी। अगर किसी देश में 60 करोड़ या 80 करोड़ लोगों को
5,000 रुपए या कितने 2,000 रुपए और कितने 5 किलो अनाज और 5 किलो ये और वो, इस पर निर्भर रहना पड़े, तो ये सरकार की सफलता नहीं है। अगर स्थिति ये हो कि बहुत ऊंची पढ़ाई करने के बाद 6,000 रुपए और 7,000 रुपए महीने की नौकरी करनी पड़े और जहां बड़े पदों पर बैठे लोग कहें कि पकौड़े बनाना भी तो एक रोजगार है, ये कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ एकाएक ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये स्वीकार करना होगा। आप उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहिए या कुछ कहिए, लेकिन ये आपको स्वीकार करना होगा, नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की 2-3 चीजें आज घुमा फिरा के दुनिया स्वीकार कर रही है। एक तो ये कि प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह खुला खेल फरक्काबादी की छूट नहीं दी जा सकती। दूसरा ये कि जो की इंडस्ट्रीज हैं उनमें स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है। तीसरा ये कि हेल्थ और एजुकेशन जैसी चीजों में जरूरी नहीं कि उन पर स्टेट की मोनोपोली हो, लेकिन स्टेट का रेगुलेशन जरूरी है, ताकि ये चीजें अधिक से अधिक नागरिकों को कमोडिटी के तौर पर नहीं, प्रिविलेज के तौर पर नहीं, अधिकार के तौर पर प्राप्त हो सके। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। जी पुरुषोत्तम जी, एक बात बहुत जो दिन भर चल रही है और सोशल मीडिया पे घूमती है और कई साल से, खासकर 2014 के बाद से तो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि नेहरू के खिलाफ एक भयंकर प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा, और खासकर कंटेम्प्रेरी नेहरू और गांधी के संबंध, नेहरू और अंबेडकर के संबंध, नेहरू और भगत सिंह के संबंध, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के संबंध, नेहरू के अपने कंटेम्प्रेरी लोगों से, हस्तियों से बड़े डेमोक्रेटिक संबंध थे, आदान प्रदान था, वैचारिक कहीं कोई अलग धाराएं थी। आपने बहुत ही सटीक शब्द का प्रयोग किया है, डेमोक्रेटिक संबंध थे। मैं और आप मित्र हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बात में हम हाँ में हाँ मिलाएं एक दूसरे की। जी। और अगर हम असहमत हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते या एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू के गांधी जी से, सरदार पटेल से, सुभाष चंद्र बोस से, डॉक्टर अंबेडकर से, भगत सिंह से, सबके साथ उनके मन में सम्मान था, स्नेह था, प्रेम था, और सहमतियां भी थी, मतभेद भी थे। अब जैसे सुभाष बोस और नेहरू की ही अगर बात करें तो ये सिर्फ संयोग तो नहीं है कि आज़ादी के बाद लाल किले से दी गई अपनी पहली स्पीच में नेहरू जी ने केवल 2 लोगों को याद किया था नाम से। जी। एक गांधी जी का जिक्र उन्होंने किया था और एक सुभाष बोस का जिक्र किया था। और दूसरी बात ये, मुकदमा लड़ा था जी, जब जब ये आईएनए वाला मामला चला तो कांग्रेस ने डिफेंस कमेटी बनाई थी और भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस के वकीलों ने, जिनमें नेहरू भी शामिल थे, उन फौजियों के लिए मुकदमा लड़ा था। जो लोग नेहरू पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, उनके वैचारिक पूर्वजों ने इस सिलसिले में क्या किया था? एक सवाल। दूसरा सवाल ये, महात्मा गांधी की हम बात करें। महात्मा गांधी ने 1942 में वर्धा में एआईसीसी के सेशन में कहा था, और वो लेख, मतलब उस भाषण का वो हिस्सा मेरी किताब में मौजूद है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि सरदार नहीं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजाजी नहीं, मेरा उत्तराधिकारी जवाहर होगा। और उन्होंने बहुत प्रेम से, जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जब से वो मेरी पकड़ में आया है तब से बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, लेकिन निकल नहीं पाता। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से लोग मेरे और जवाहर के बीच में मतभेदों की बात करते हैं, हमें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वैसे ही है जैसे कोई लाठी से पानी को पीट करके उसे अलग अलग करना चाहे। दूसरी तरफ जवाहरलाल जी के मतभेद गांधी जी के प्रति, और देखिए ये बात ध्यान देने की, इन सभी लोगों के बड़प्पन की ये मिसाल है कि इनके जो मतभेद थे उन्होंने उनको पब्लिक करने से कभी नहीं रुके। जैसे जब वो बिहार के भूकंप को गांधी जी ने दैवी प्रकोप कहा, तो नेहरू और टैगोर ने खुल के गांधी जी की आलोचना की थी। लेकिन एट द सेम टाइम नेहरू ने गांधी जी को लिखा था कि इस देश में कभी कभी मैं अपने आप को बिल्कुल बेगाना महसूस करता हूँ हालत में। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे एक अंधेरे जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, और तब एकमात्र मशाल जो मुझे जलती दिखती है वो आप। तो मैं आपकी आलोचना करूं या कुछ करूं, लेकिन मेरे जीवन में मशाल का काम तो आप करते हैं। इसी तरह सरदार पटेल के बारे में,
सरदार पटेल से नेहरू के मतभेद थे, बहुत सारे मतभेद थे, आज़ादी के पहले भी थे और सरकार में आने के बाद भी रहे। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि दोनों, और सरदार पटेल के ही शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूँ, सरदार पटेल ने ही ये बात नोट की थी एक चिट्ठी में नेहरू को। वो चिट्ठी शायद उन्होंने सन 47 में, सन 48 के आरंभ में ही लिखी थी, आज़ादी के तुरंत बाद। उन्होंने लिखा था कि हमारे बीच के मतभेदों को कुछ छोटे दिमाग के लोग, पेटी माइंडेड पीपल, ये सरदार का एक्सप्रेशन है, उन्हें वो प्ले अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम दोनों ने अपने मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के विचारों को एकोमोडेट करना सीखा है। डेमोक्रेसी और किसे कहते हैं? जी जी। अगर मैं और आप तभी मिलकर काम कर सकें जबकि एक एक चीज पर हम सहमत हों, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। इसमें या तो पूरी तरह आप सरेंडर करेंगे या पूरी तरह मैं सरेंडर करूंगा। तो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में सौभाग्य से इस तरह की प्रवृत्ति नहीं थी। मतभेद होते थे, पब्लिक होते थे, उनको डिस्कस होता था, डिस्कस किया जाता था और फिर उनको एकोमोडेट करके लोग चलते थे। जिसका चिट्ठियां लिखते सबसे थे आप, आपकी किताब में उन चिट्ठियों का बहुत सारा चिट्ठियों का हाँ हवाला है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा प्रमाण इस बात में जो है, और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, नई पीढ़ी को वो डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए और कोई उसमें मुश्किल नहीं है, वो ऑनलाइन उपलब्ध है। और वो डॉक्यूमेंट है कराची कांग्रेस का सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव, जिसमें 8 घंटे के काम की बात की गई है। स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान मजूरी की बात की गई है। श्रमिकों के अधिकारों की बात की गई है। डेमोक्रेटिक और सिविल राइट्स को एंश्योर करने की बात की गई है। सेकुलरिज्म की बात की गई है, यानी इस अर्थ में की गई है कि स्टेट विल बी न्यूट्रल सो फार एज मैटर्स ऑफ रिलीजन आर कंसर्न्ड। यानी वो दस्तावेज ये बताता है कि जब भी कांग्रेस का शासन इस देश में आएगा तो कांग्रेस किस तरह का देश बनाएगी, किस तरह शासन चलाएगी। अब याद ध्यान दीजिए कि उस दस्तावेज को ड्राफ्ट किया था नेहरू और सुभाष बोस ने मिलकर। जी। उस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल, और ये प्रस्ताव जो है सेशन में मूव किया था गांधी जी ने। इनमें से ऐसा मतलब कोई ये व्यक्ति कि नहीं जो था जो वेलफेयरिज्म है पुरुषोत्तम जी, वो कोई नेहरू की जिद नहीं थी, वो कंसेंसस था। ऑफ कोर्स कंसेंसस था। और देखिए कंसेंसस तभी महत्वपूर्ण होता है प्रशांत जी, जो फिर सरदार पटेल का वाक्य याद करें। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो कुछ बहुत जिद्दी लोग होते हैं, दूसरे कुछ बहुत ढीले ढाले लोग होते हैं। दोनों तरह के लोग समाज और राजनीति में कोई बहुत अच्छा योगदान नहीं कर सकते। यानी जिद्दी ऐसे आप हों कि किसी के साथ चल ही ना सकें, और ढीले ढाले आप ऐसे हों कि आपकी अपनी कोई सोच ही ना हो और उसे आप व्यक्त तक ना कर पाएं। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है। और आप इस बात पर ध्यान दें कि देश ही क्या, आपका घर हो, परिवार हो, कोई भी समुदाय हो, वो तभी चलता है जबकि उसमें लोग अपने मतभेदों के बावजूद मिलकर काम करना जानते हो। यही सरदार पटेल ने कहा कि वी हैव लर्न्ड टू एकोमोडेट ईच अदर। हम दोनों जानते हैं कि दूसरे की कुछ और राय है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा वो कंसीड करता है, थोड़ा सा मैं कंसीड करता हूं, और एक तरह की कंसेंसस जिसको आपने कहा वो निकल आती है। तो आप भारतीय संविधान को अगर देखें तो वो संविधान भी संविधान सभा में उस कंसेंसस से ही निकला हुआ दस्तावेज है, और उस संविधान का एक तरह से मूल आधार, उसका वैचारिक पूर्वज कराची कांग्रेस का वो प्रस्ताव है। उसकी जो भावनाएं हैं वो आपके संविधान में एक औपचारिक, व्यवस्थित और आर्टिकुलेट रूप पाती हैं। तो ये जो चीज है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी, हालांकि नेहरू का जीवन और उनका योगदान इतना व्यापक है कि घंटों बात हो सकती है, लेकिन थोड़ा इसको संक्षेप में हम लोग अभी करते हैं। तो 2 मुद्दों पे खास आपसे तवज्जो चाहेंगे और आपका रिएक्शन चाहेंगे। एक तो नेहरू का जो बहुआयामी व्यक्तित्व था और उसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं, बड़ी अफवाहें हैं, बहुत गोलमोल बातें भी हैं, और वो बड़े, जिसको कहें कि बहुत फ्री व्हीलिंग व्यक्तित्व था उनका। वो योग भी करते थे, उनका म्यूजिक में भी अच्छा रुचि थी, साहित्य भी अच्छा पढ़ते, साहित्यकारों से संबंध भी बड़े अच्छे थे। मुझे एक वाकया याद है, पता नहीं आप उसको तस्दीक करेंगे या नहीं, कि कुतुबुद्दीन हैदर जब चली गई पाकिस्तान, फिर उनका वहाँ मन नहीं लगा, वापस आना चाहती थी,
तो उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी। नेहरू ने कहा कि अब आपको मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, आप इंग्लैंड जाइए और इंग्लैंड के रास्ते से, भारत के रास्ते से आप आइएगा तो नागरिकता मिल जाएगी भारत की। यानी एक प्राइम मिनिस्टर एक लेखक को रास्ते बता रहा है। देखिए, इससे भी कहीं ज्यादा जो मार्मिक प्रसंग है वो बहुत लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए, नेहरू ने जब साहित्य अकादमी के वो अध्यक्ष बने तो नेहरू प्रधानमंत्री थे और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चुने गए। तो नेहरू ने बहुत मजेदार वाक्य ये कहा था उस अपने चुने जाने पर कि आई विल मेक श्योर दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट इंटरफियर विद माय वर्क। मैं सुनिश्चित करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे काम में दखलंदाजी ना करें बतौर अध्यक्ष साहित्य अकादमी के। और उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत मार्मिक प्रसंग यह है कि उन्होंने साहित्य अकादमी के सचिव कृष्ण कृपलानी को एक चिट्ठी लिखी कि निराला बहुत प्रतिभावान कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है और उनका बहुत शोषण प्रकाशकों ने किया है, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन निराला बहुत मस्त मौला किस्म के आदमी है, वो तो अपने शरीर पर पहना हुआ कुर्ता भी दूसरों को दे देते हैं मांगने पर। इसलिए मेरी तजवीज ये है कि उन्हें 100 रुपये महीना, और ध्यान दें कि ये 1955 की बात है, 1955 में 100 रुपये के क्या मानी होते थे हम कल्पना कर सकते हैं। उनको 100 रुपये महीना साहित्य अकादमी दे, लेकिन उनको ना दे सीधे, वो महादेवी वर्मा को पैसे भेजे जाएं, जो कि इस बात का ध्यान रखें कि वो पैसे निराला पर ही खर्च हो, निराला किसी और को ना दे दें। ये जो कंसर्न था, ये जो चिंता थी, दिनकर से उनके जिस तरह के संबंध थे, मैथिली शरण गुप्त से जिस तरह के संबंध थे, जोश मलियाबादी और तमाम लेखकों से, देश के विदेश के, एल्डुआ सक्सले से, लोग कहते हैं कि नेहरू की आध्यात्मिकता वगैरह के प्रति अवमानना थी। वास्तविकता ये है प्रशांत जी कि जो गंभीर आध्यात्मिक साधक और चिंतक थे उनके साथ नेहरू का पर्सनल डायलॉग था, चाहे वो जे कृष्णमूर्ति हों, चाहे एल्डुआ सक्सले हों, चाहे और लोग हों, चाहे टैगोर हों। लेकिन नेहरू ये जानते थे कि इन चीजों को एक अपनी इमेज बिल्डिंग का और प्रचार का हिस्सा बनाने की उन्हें जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है उसे बहुत जताने की जरूरत नहीं पड़ती। नेहरू, आपने जैसा कहा कि बहुत कुछ, देखिए वास्तविकता ये है कि नेहरू, सच कहा जाए तो जैसे यूरोपियन इतिहास में एक शब्द चलता है रेनेसांस पर्सनालिटी, यानी एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति जो हर क्षेत्र में लगभग एक सी प्रचंड प्रतिभा रखता है। इतिहास की आप बात कर रहे थे, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जब प्रकाशित हुई तो न्यूयॉर्क टाइम्स के समीक्षक ने उस पुस्तक के बारे में लिखा कि ये 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है, और नेहरू का जो हिस्टोरिकल विजन है वो H.G. वेल्स के हिस्टोरिकल विजन से कहीं अधिक व्यापक है। जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा, और वो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसा हम जानते हैं कि इंदिरा जी को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह है, लगभग 1100 पृष्ठों में छपी हुई वो पुस्तक है, और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एक ओवरव्यू प्रस्तुत किया गया है और जो डीप एनालिसिस है और जो समझ है, फिर जैसे आपने कहा संगीत में, साहित्य में, हर चीज में नेहरू की एक बहुत परिष्कृत और सोफिस्टिकेटेड रुचि थी। एक किशोर साहू जो फिल्मकार थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक बहुत मजेदार किस्सा बयान किया है, मैं आपको बताऊं। नेहरू की फिल्मों में भी दिलचस्पी थी और वो समझते थे कि फिल्में देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन स्थापित हुआ, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी बनी, ये सब काम हुआ, बच्चों के लिए अलग सिनेमा बनना चाहिए। तो नेहरू ने फिल्मकारों की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई 55-56 में। उस समय जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे केसकर, वो बड़े क्लासिसिस्ट थे। वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनके कार्यकाल में विविध भारती में हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, बिल्कुल शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय वाद्य, उस तरह के व्यक्ति थे। तो वो जब उस मीटिंग के उद्घाटन में आए तो उन्होंने सिनेमा के बारे में कुछ बड़ी उपेक्षापूर्ण बातें और हड़काने वाली बातें कह दी। तो जाहिर है कि सिनेमा वालों को बहुत दुख हुआ और उनको अपमान महसूस हुआ, और उन्होंने अपनी नाराजगी इंदिरा जी से व्यक्त की। इंदिरा जी ने ये बात नेहरू को जाके बताई कि जिन लोगों को आपने बुलाया है वो केसकर साहब के भाषण से बहुत उखड़ गए और बहुत नाराज हैं। नेहरू अपने सारे बाकी कार्यक्रम छोड़ करके चाय के लिए या डिनर के लिए वहां पहुंचे, और उन्होंने सब फिल्म वालों को एक तरह से आश्वस्त किया। कहा उन्होंने कि भाई केसकर साहब थोड़े पुराने किस्म के आदमी, इस तरह की बातें करते रहते हैं, उनकी बातों पे आप ध्यान ज्यादा मत दीजिए, अच्छे आदमी हैं, ही इज अ गुड मैन, बट
ही हैज दिस। तो ये जो एक सम्मान है कला के प्रति, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो सिनेमा हो, विद्वता के प्रति जो सम्मान है। पुणे के भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाभारत के सुसंपादित संस्करण का प्रकाशन किया है, जो महाभारत का सबसे प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। उसके विमोचन के लिए नेहरू को बुलाया गया। मुझे दुख है कि वो भाषण मेरी ही चूक से इसमें आने से चूक गया। इसके अगले संस्करण में वो मैं जरूर शामिल करूंगा। प्रशांत जी, ये सन 1960 की बात है, जब नेहरू अपनी ग्लोरी और अपनी ख्याति के चरम पर थे दुनिया भर में। और आप कल्पना करें कि वो भाषण आरंभ इससे होता है। प्रोफेसर सुखथंकर और उनके साथियों को संबोधित करते हुए नेहरू कहते हैं कि हम राजनेता तो आते जाते रहते हैं, इतिहास तो आप जैसे विद्वानों को याद रखेगा। ये विनम्रता जो है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, और वो भी जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री की, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसकी तुलना आप आज के नेताओं से कर सकते हैं जो उनकी किसी नीति की आलोचना करने पर अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों से कह देते हैं कि आप होंगे हार्वर्ड वाले, हम तो हार्ड वर्क करते हैं। और उस हार्ड वर्क यानी नोटबंदी का जो नतीजा है वो भारतीय इकोनॉमी आज तक झेल रही है, अभी तक झेल रही है, बिल्कुल। और बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट था नेहरू का उस जमाने में। आप देखिए कि विज्ञान के प्रति जो उनकी रुचि थी और जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बिल्ड किए, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो लेबोरेटरीज हो, चाहे वो उस वक्त के वैज्ञानिकों से निजी संबंध, भाई भाभा भाभा को बुलाकर लाए न्यूक्लियर रिसर्च के लिए जी। भाभा को न्यूक्लियर रिसर्च की जिम्मेदारी सौंपी तब, जबकि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोगों को हिमाकत लगती थी कि यूएसए और यूएसएसआर के अलावा क्यों न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में सोचे। तब नेहरू ने न्यूक्लियर रिसर्च का सिलसिला भारत में शुरू किया। परमाणु बम की आज हम बात करें या परमाणु शक्ति की, इंदिरा जी ने पोखरण किया, बाद में अटल जी ने घोषित रूप से परमाणु हथियार होने की घोषणा कर दी, पोखरण 2 किया। ठीक है, ये सब हवा में नहीं हो जाता। परमाणु बम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने हवा में से उठाई और दिखा दी। उसके पीछे का जो रिसर्च है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिसर्च है, उसको संभव करना, उसको एनकरेज करना, आईआईटीज बनाना। भारत जैसे देश में उस समय लोगों ने नेहरू की आलोचना की थी कि आपको अय्यासियां सूझ रही हैं, लेकिन नेहरू आईआईटी भी बना रहे थे, गरीबी से लड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस तथ्य को भूल जाते हैं। देखिए, एक बात हम लोग प्रशांत जी केवल ऑब्जेक्टिवली सोचें। मैं नेहरू को कोई आलोचना के परे नहीं मानता, किसी को आलोचना के परे नहीं मानता, लेकिन आलोचना तर्कसंगत और तथ्य संगत होनी चाहिए और कुछ ऐतिहासिक चीजों को ध्यान में रख के होनी चाहिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आपकी इकोनॉमी की क्या हालत थी। फिर विभाजन की विभीषिका आपने झेली थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों इधर से उधर हुए। उसके पहले आप चर्चिल के द्वारा निर्माण किया गया कृत्रिम अकाल बंगाल का झेल चुके थे, जो वास्तविक अकाल नहीं था, कृत्रिम अकाल था, मैन मेड फेमाइन था। उस स्थिति में सन 47 में आप आजाद होते हैं। उस समय भारत में एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी 31 साल थी जी। नेहरू के निधन के समय वो एवरेज एक्सपेक्टेंसी बढ़कर के 48 या 49 साल हो गई थी। हाँ, 17 साल आज 89 है, वो 69 है, 69। आज की नहीं बात कर रहा हूँ, वो आज जो भी अच्छी है। लेकिन नेहरू के शासनकाल में 31 से बढ़कर वो 48 49 संभवतः 50, मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं है, हो गई थी। अगर वो नीतियां गलत होती, अगर उन नीतियों का जनता से कोई लेना देना नहीं होता जैसा कुछ लोगों को लगता है, आप कल्पना करें। एक सबसे बड़ा इंडिकेटर मैं से मानता हूं किसी नीति की सफलता या विफलता का, कि आपकी एज एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा 17 साल में 17-18 बरस बढ़ जाए, वो भी भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जिसको बिल्कुल चूस के गया था इंपीरियलिज्म, बर्बाद करके गया था। ये कोई हंसी मजाक था। जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी की आपने शुरू में चर्चा की, जिसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उस मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ तो गुण रहा होगा। हेल्थ केयर यूनिवर्सल हुई, एजुकेशन बहुत दूर तक फैली और बहुत सारी चीजें हुई। तो ये जो चीजें हैं, तो
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, जो आज जिस जिस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में हम रह रहे हैं, उसकी एक बहुत मजबूत फाउंडेशन, सबसे जरूरी बात ये थी कि वैज्ञानिक सोच। और वो देखिए कि प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के नेताओं में, आज की जनरेशन में वो वैज्ञानिक सोच की बहुत कमी दिखाई देती, जबकि वो नहीं, कमी नहीं दिखाई देती, बल्कि उस वैज्ञान, देखिए दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि विज्ञान को केवल टेक्नोलॉजी तक रिड्यूस कर दिया गया है। जी, ऐसा मान लिया गया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी जानते हैं तो आपकी सोच साइंटिफिक है। ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी एक हुनर है, और उस हुनर को आप घोर गैर साइंटिफिक सोच के साथ भी हासिल कर सकते हैं। यूं कहिए कि जैसे कार चलाना सीखने के लिए साइंटिफिक सोच का होना जरूरी नहीं है, उसी तरह इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए तो एक आईआईटी की परीक्षा पास करने का ये अर्थ नहीं है कि आपकी सोच भी साइंटिफिक हो गई। आपने रट लिया या चीज़ों को समझ लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, और आपका एक कहिए टेक्नोलॉजी में दक्षता हासिल कर ली, जरूरी नहीं कि आपकी सोच, क्योंकि साइंटिफिक सोच का मतलब होता है रैशनल सोच, अपनी सोच पर पुनर्विचार के लिए तैयार रहना, नए बदले हुए तथ्यों की रोशनी में अपने निष्कर्षों को बदलना, एक्सपेरिमेंट से ही नतीजों तक पहुंचना। साइंस में जब किसी साइंटिस्ट की बात का खंडन हो जाता है या कोई पुरानी मान्यता गलत ठहरा दी जाती है, तो किसी की भावनाएं नहीं आहत होती। आइंस्टाइन ने न्यूटनियन फिजिक्स को चैलेंज कर दिया तो न्यूटन के भक्तों की भावनाएं नहीं आहत हुई। जी, नील्स बोर ने और उनके जैसे साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन की मान्यताएं चैलेंज कर दी, तो उससे आइंस्टाइन के प्रशंसक जो हैं रोने नहीं लगे कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई। ये है साइंटिफिक सोच, जिसमें ये मतलब नहीं है कि भावनाएं नहीं होंगी, आपकी भावनाएं होंगी, लेकिन विवेक के साथ उनका तालमेल क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग। और नेहरू ने कोशिश की पूरी कि वो क्रिटिकल थिंकिंग देश के संस्कार का हिस्सा बन सके। आज की स्थिति उसके सर्वथा विपरीत है। आज कोशिश ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग जितनी कम हो सके उतनी की जाए, और उसकी लेकिन जगह पॉलिटिक्स ऑफ हर्ट सेंटीमेंट्स, आहत भावनाओं की राजनीति को बढ़ावा दिया। जी, ये चिंता की बात है, बहुत चिंता की प्रोफेसर बात है। पुरुषोत्तम, आखिरी सवाल आपसे और अपने युवा दर्शकों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और बतौर विजिटिंग फैकल्टी, और तमाम सारे युवा साथियों से मुलाकात होती है। ऐसा नहीं कि सब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोजेक्ट को एसेस कर रहा था, तो मुझे 3 लड़कियों का एक प्रोजेक्ट दिखाई दिया जो मंटो पे था। तो बहुत बढ़िया, ऐसा, वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग, हाँ, मंटो पे उन लड़कियों ने पढ़ा वेरी और उसका इंटरेस्टिंग। रेडियो प्रोजेक्ट बनाया। तो वाह, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि युवा जो नहीं है नहीं, वो ऐसा बहुत, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन लेकिन युवा को थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है कि नेहरू को वो कैसे रीडिस्कवर करे। और ये इसी पे हम अपना बात आज की जो है वो विराम देंगे। देखिए, अगर आप इसे एक एरोगेंस न माने तो मैं यही कहूँगा कि नेहरू को डिस्कवर करने की शुरुआत करने के लिए नौजवान पीढ़ी के लिए सबसे बेहतर ये होगा कि मेरी किताब पढ़ ली जाए। जी, जी, वो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी, और अब तो मराठी और कन्नड़ में भी है, और दूसरी जुबानों में भी आ रही है। और उसमें नेहरू के जो अपने, उस किताब के आकार को देख के एकदम भयभीत ना हो, क्योंकि 500 पेज की किताब है, तो उसमें नेहरू के जो अपने लेख हैं और चीज़ें हैं, और नेहरू के बारे में जो चीज़ें हैं उन्हें बाद में पढ़ लें। उस किताब का इंट्रोडक्शन जो मेरा लिखा हुआ है उसे पढ़ लें, तो मेरा ये विश्वास है कि नेहरू के प्रति बहुत सारी धुंध छटेगी, नेहरू के प्रति दिलचस्पी पैदा होगी, और नेहरू तक एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक विवेक के साथ पहुंचने का रास्ता खुलेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा। जी। तो दर्शकों, आज क्योंकि नेहरू की जयंती थी, और उस मौके पर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल से बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती थी जो उनकी तमाम पर्सनालिटी पर और उनके व्यक्तित्व के तमाम आयामों पर रोशनी डाले। हालांकि समय बड़ा कम है इन सब चीज़ों के लिए, और आप पढ़ें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पढ़ें और नेहरू को रीडिस्कवर करें।
वो बिल्कुल। बहुत आवश्यक है कि आज की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में नेहरू को रीडिस्कवर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि कोई भी कौम, कोई भी समाज अपने रोल मॉडल्स को आगे देखकर ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने अपने रोल मॉडल्स को ही छोड़ दिया और आपने गलत रोल मॉडल्स चुन लिए, तो आप ये समझिए कि आप जिस बस में बैठे हैं उसका ड्राइवर ही आपने जो है ऐसे नौसिखिया को चुन लिया जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए नेहरू को रीडिस्कवर करें। इंटरनेट का ज़माना है, बहुत कुछ अवेलेबल है। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के ही 20 इंटरव्यू हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड्स हैं, बहुत कुछ है। और हम लोगों ने तो अपने स्टूडेंट पीरियड में ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी थी, और नायाब किताबें हैं और बहुत सरल अंग्रेजी में हैं। तो उनको पढ़ें और नेहरू और हमारे जितने भी अच्छे रोल मॉडल्स हैं उनका अनुसरण करें। और डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रशांत जी। आशा है हम लोग आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।